चलना शुरू तू जहाँ से करेगा, चलना शुरू तू जहाँ से करेगा, सजदे के काबिल जमी वो रहेगी, क्योंकि वहीं से तेरे कारवां को दिशाए मंजिल दिखाई पड़ेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं मेरी पुस्तक पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास का वीडियो भाग 5। इस भाग में हम हथीन प्राचीन काल का जिक्र करेंगे। ये देखेंगे कि हथीन का नाम कैसे पड़ा, किन लोगों ने हथीन को बसाया और वो लोग कौन थे, कहाँ से वो आए, नामकरण किस आधार पर उन्होंने हथीन का किया और फिर कब तक वो रहे, फिर अंत में वो कहाँ चले गए, हथीन उजड़ कैसे हुआ और राजपूतों के यहाँ आने तक कितने समय तक हथीन उजड़ पड़ा रहा। लेकिन ये सब बताने से पहले, ये सब चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि हथीन है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पड़ता है हथीन। मित्रों, हथीन पलवल से दक्षिण पश्चिम में पलवल हथीन राजमार्ग पर 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना, तो उस समय यह कस्बा गुड़गांव अब गुरुग्राम ज़िले की नूंह तहसील में लगता था। परंतु जब 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव गुरुग्राम से अलग करके फरीदाबाद को ज़िला बनाया गया, तो हथीन को फरीदाबाद ज़िले में जोड़ दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 1996 में हथीन को उपमंडल एवं तहसील का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद जब 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का मेवात अब नूंह ज़िला बनाया गया, तो इसमें गुड़गांव यानी गुरुग्राम ज़िले के कुछ क्षेत्रों के साथ फरीदाबाद ज़िले की हथीन तहसील भी सम्मिलित की गई। परंतु जब 15 अगस्त 2008 को पलवल फरीदाबाद से अलग करके हरियाणा का 21वां ज़िला बनाया गया, तो पलवल और होडल तहसीलों के साथ हथीन तहसील भी पलवल ज़िले में शामिल कर दी गई। इस समय हथीन में न्यायिक परिसर, उपमंडल कार्यालय, उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना, विद्युत घर, अनाज मंडी आदि स्थापित हैं तथा यह हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। हथीन के स्थानीय निकाय नगरपालिका कहलाती है। मित्रों, अब हम हथीन प्राचीन काल में कैसे स्थापित किया गया ये चर्चा करते हैं। हमें यह जानना है कि हथीन के नाम का आधार क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, सर्वप्रथम किन लोगों ने कब और कहां से आकर हथीन को बसाया, इसे प्रथम बसाने वाले लोग अंत में कहां चले गए और क्यों चले गए, यह किन कारणों से अंत में उजड़ हुआ। हथीन शब्द संस्कृत के हस्तिन शब्द का अपभ्रंश है। प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार हस्तिन लोग ऐसे आयुधजीवी क्षत्रिय लोग थे जो हस्तीजीवी थे और वे अपनी हस्ती सेना यानी हाथी सेना के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। प्राचीन काल में
पश्चिमोत्तर भारत से विस्थापित होकर ये हस्तिन क्षत्रिय लोग पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से होते हुए वर्तमान पलवल के दक्षिण पश्चिम में जिस स्थान पर आकर बसे वह स्थान भी इनके नाम पर हस्तिन कहलाया। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्व काल में कुरु क्षत्रिय लोगों के नाम पर कुरु, पंचाल क्षत्रिय लोगों के नाम पर पंचाल और मत्स्य क्षत्रिय लोगों के नाम पर मत्स्य जनपदों के नाम पड़े। परवर्ती काल में यह हस्तिन शब्द बिगड़कर हतिन, हथिन और हथीन हो गया। इस समय लोग इसे हथीन के नाम से ही जानते हैं। मित्रों, अब हम इसका संस्कृत व्याकरण के अनुसार विश्लेषण करते हैं। आचार्य पाणिनि, जिनका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है, ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के दांडिनायन हस्तिनायन सूत्र में हस्तिनायन गण का उल्लेख किया है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार किसी जीवित हस्तिन यानी हस्तिजीवी यानी हाथीजीवी का युवापत्य अर्थात उसकी चौथी पीढ़ी का व्यक्ति यानी प्रपौत्र हस्तिनायन कहलाया। ये युवापत्य क्या है, दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। गर्ग ऋषि मान लीजिए, उसका युवापत्य यानी चौथी पीढ़ी का यानी उसका प्रपौत्र गार्ग्यायन कहलाया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, पांडव अर्जुन को ले लीजिए, उसका युवापत्य जन्मेजय, जन्मेजय को अर्जुनायन कहा गया। और अर्जुनायन तो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी बाद वाली पीढ़ी भी अर्जुनायन ही कहलाई और ये तीसरी चौथी सदी तक, ईसा की तीसरी चौथी सदी तक भरतपुर, जयपुर और दिल्ली के आसपास ये लोग मौजूद थे। तो इसी प्रकार हस्तिन से हस्तिनायन बना और ये हस्तिनायन भी इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी यानी चौथी पीढ़ी के बाद वाले लोग भी हस्तिनायन ही कहलाए। ऐसे लोगों का गण अर्थात समूह या कबीला हस्तिनायन गण कहलाया। हस्तिनायन गण के लोग हस्तिजीवी थे। वे किसी युद्ध काल में अपनी हस्ती सेना यानी हाथी सेना के साथ अपने राज्य की रक्षा के लिए शत्रु से युद्ध करते थे और बदले में यथोचित धन प्राप्त करते थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यूनानी सम्राट सिकंदर के समय यानी 327-326 ईस्वी पूर्व हस्तिनायन गण के लोगों पर यानी इनका पुष्कलावती नामक नगरी पर अधिकार था। यूनानी लेखकों ने हस्तिनायन गण के लोगों को अस्तेनेनोई कबीला कहा है। वर्तमान अफ़गानिस्तान की स्वास्तु यानी स्वात नदी के दक्षिण का प्रदेश, जहाँ वह कुबा नदी से मिलती है, पूर्व काल में पुष्कल जनपद कहलाता था। यह जनपद वर्तमान अफ़गानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी पुष्कलावती यानी वर्तमान चारसद्दा थी, जिसे यूनानी भूगोल लेखकों ने प्यूकेलाउती कहा है। प्राचीन काल में पुष्कलावती पश्चिमी गंधार की राजधानी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी चर्चित पुस्तक पाणिनिकालीन भारतवर्ष में उल्लेख किया है कि वर्तमान अफ़गानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कपिस यानी अफ़गानिस्तान के वर्तमान काफिरिस्तान कोहिस्तान क्षेत्र से गंधार की ओर बढ़ते हुए यूनानी सम्राट सिकंदर की सेना से 326 ईस्वी पूर्व मार्ग में आस्वायन
अश्वकायन और हस्तिनायन, इन 3 लड़ाकू आयुधजीवी संघों ने अलग अलग भयंकर युद्ध किया था। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार अश्वायन और अश्वकायन गण के लोगों की अश्व सेनाएं यानी घुड़सेनाएं थीं तथा हस्तिनायन गण के लोगों की हस्ती सेना यानी हाथी सेना थी। यूनानी लेखकों के अनुसार अस्पेसिओई यानी अश्वायन गण के लोग कुनड नदी की दून यानी घाटी में रहते थे और अस्केनोई यानी अश्वकायन गण के लोग स्वात एवं पंजकोरा यानी गौरी नदियों के बीच वाले क्षेत्र में रहते थे। युद्धकाल में अश्वकायन गण के लोगों की राजधानी वर्णावती तथा शांति काल में मस्कावती रहती थी। इतिहासकारों द्वारा आधुनिक सिरसा जिले के असिहाग यानी सिहाग जाटों को अस्केनोई यानी अश्वकायन, अश्वक, अश्सग गण के लोगों का वंशज बताया जाता है। इनके अतिरिक्त अस्तेनोई यानी हस्तिनायन गण के लोग सुवास्तु यानी स्वात और कुभा यानी काबुल नदियों के संगम स्थल पर स्थित पुष्कल जनपद में रहते थे। इसी क्षेत्र में स्थित पुष्कलावती इनकी राजधानी थी। अश्वायन, अश्वकायन और हस्तिनायन इन तीनों लड़ाकू आयुधजीवी संघों का 326 ईस्वी पूर्व यूनानी सम्राट सिकंदर की सेना से अलग अलग भीषण युद्ध हुआ था, परंतु इस युद्ध में इन तीनों गणों के लोगों की हार हुई और बचे हुए लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। हस्तिनायन गण के बचे हुए कुछ लोग वहाँ से विस्थापित होकर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से होते हुए सुदूर वर्तमान पलवल के दक्षिण पश्चिम में आकर आधुनिक हथीन नामक कस्बे के स्थान पर बस गए थे। ये हस्तिन अर्थात हस्तीजीवी लोग थे, अतः इस स्थान का नाम भी हस्तिन यानी हस्तीजीवी, हाथीजीवी लोगों के नाम पर हस्तिन पड़ गया, जो बाद में बिगड़कर हतिन, हथिन और अंत में हथीन हो गया। हस्तिन लोगों ने यहाँ के जंगलों को साफ करवाकर कुछ भूमि में काश्तकारों द्वारा कृषि करवाई तथा शेष भूमि को अपने हाथियों के लिए चारागाह के रूप में वीरान छोड़ दिया। इतिहासकार केसी यादव ने उल्लेख किया है कि पलवल, हथीन, भादस, फरीदाबाद में ईसा की 2री शताब्दी की यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। इन पर मथुरा कला का प्रभाव है। ऐसा माना गया है कि प्राचीन काल में इन यक्षिणियों की मूर्तियों को ग्राम के रक्षक देव या देवियों के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था। आमतौर पर इन्हें तालाबों, जोहड़ों या कुओं आदि के किनारे पर स्थापित किया जाता था। किसी ग्राम या नगर की बसावट के समय पथवारी देवी की मूर्ति की स्थापना इसी मान्यता पर आधारित मानी गई है। इनके अतिरिक्त हथीन तथा भादस, जो अब नूह में है, नामक स्थानों से लगभग 150 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक के कालखंड के सुंग राजवंश तथा कुषाण साम्राज्य युग के ऐसे लाल पत्थर के रेलिंग खंभे भी मिले हैं, जिन पर यक्ष के चित्रों के साथ साथ 3-3 मोर्टिस यानी खांचे भी खुदे हुए मिले हैं। इनसे उस काल की शिल्पकला की जानकारी मिलती है। हथीन आदि स्थानों पर मिली हुई इन मूर्तियों को हरियाणा राज्य के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब प्राचीन काल में सुंग, शक, कुषाण, नाग
आदि वंशों के शासकों का मथुरा पर शासन रहा, तो अन्य स्थानों की तरह हथीन भी मथुरा के अधीन रहा। उस कालखंड में अन्य स्थानों की तरह हथीन भी मूर्तिकला का केंद्र रहा। यहाँ मथुरा से मूर्तियाँ लाई जाती थीं, परंतु केसी यादव, शिव कुमार गुप्त, विमल चंद्र पांडे, केपी जायसवाल, नवल वियोगी आदि अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि ईसा की 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट समुद्रगुप्त तथा फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उत्तर भारत के गणराज्यों और संघराज्यों पर किए गए जबरदस्त आक्रमणों द्वारा यहाँ के शहर तथा गांव पूरी तरह से तहस नहस और उजड़ हो गए। हथीन के अधिकांश हस्तिन यानी हास्तीजीवी यानी हाथीजीवी लोग युद्ध में मारे गए और बचे हुए लोग यहाँ से अन्यत्र पलायन कर गए। इस प्रकार हथीन पूरी तरह से तहस नहस और उजड़ हो गया तथा सुरपाल नामक राजपूत ठाकुर एवं उसके वंशजों के यहाँ आकर आबाद होने तक यह उजड़ ही पड़ा रहा। मित्रों, आज के इस वीडियो में यानी 5वें वीडियो में इतना ही। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि हमारे पहले 4 वीडियोज़ को भी देखें, ताकि पूरा जो वर्णन किया गया है अब से पहले वो सारा आपको समझ में आ सके। इसके अलावा जिसको संदर्भ चाहिए, जिसको और डिटेल चाहिए, तो उनसे हमारा आग्रह ये भी है कि वो हमारी पुस्तक पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। यदि आप पलवल के हैं तो पलवल से ही ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, और यदि पलवल से बाहर के हैं तो आपको अपने स्थान पर, निवास स्थान पर ही ये पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को यदि आपको ये पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इतिहास लोगों तक पहुँचे, इसलिए इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।